हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर कैपेसिटेंस। कंडक्टर्स में हमने पढ़ा था कि जब किसी मेटेलिक बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, और जब हम उसे और चार्ज देते हैं तो उस पर ये हमें एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है। सो एनी मेटेलिक बॉडी व्हेन it is given charge, its potential rises and work is required to store more charge on the conductor। तो इस तरह से हम जो है ये भी देखा था कि ये जो चार्ज को हम कंडक्टर पे स्टोर करते हैं इसमें हमें वर्क करना पड़ता है, और ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म। तो हम कंडक्टर को एक डिवाइस की तरह मान सकते हैं, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। व्हेन इट इज चार्ज्ड इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, वैसे आपने बैटरी पढ़ी है, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन एसोसिएटेड विद बैटरी, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन पे उसमें एनर्जी का रिलीज होता है, इसलिए हम ज्यादा करंट बैटरी से ड्रॉ नहीं कर सकते। उन लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा सकता है एक डिवाइस से, विच वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कैपेसिटर। कैपेसिटर से हम लार्ज करंट स्मॉल टाइम में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस ही है, मगर इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स, और जिनमें इक्वल अपोजिट चार्ज जो है हम क्रिएट कर देते हैं, और उसके फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी ये कैपेसिटर स्टोर कर पाता है। तो कैपेसिटर जो है इसे हम एनर्जी स्टोरेज के रूप में यूज में लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसके कई एप्लीकेशंस है। सो फर्स्ट वी डिफाइन इन दिस चैप्टर अ क्वांटिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसे, क्योंकि हमने देखा V जो होता है वो Q के प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अब क्योंकि V Q के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम Q और V के रेशियो के रूप में एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, कैपेसिटेंस, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर वोल्ट। So this quantity C is called capacitance of a conductor। इस कूलम पर वोल्ट को फैरेड भी कहते हैं। फैरेड एब्रीविएशन हम लिखेंगे कैपिटल एफ। जैसे कूलम के लिए सी लिखते हैं, वोल्ट के लिए वी लिखते हैं, फैरेड के लिए कैपिटल एफ लिखते हैं। बट फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट। 1 फैरेड जो होता है बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए इसकी जो ज्यादा कॉमन यूनिट्स है वो क्या है? माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड is 10 to power minus 6 farad, 1 nano farad is 10 to power minus 9 farad, and 1 picofarad is 10 to power minus 12 farad। तो ये फैरेड जो है कितनी बड़ी यूनिट है, इसका थोड़ा अंदाजा एक लगाते हैं। एक सिचुएशन लेकर कि स्फेरिकल कंडक्टर ले, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर C for an isolated spherical conductor।
क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल हम कैसे लिख सकते हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर है आर रेडियस का, उस पर चार्ज यदि प्रेजेंट है Q, तो उसका पोटेंशियल आपने पढ़ा है कि Q बाय R या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल आपने पढ़ा है, इससे हम इसकी कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, Q बाय V से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब क्योंकि 4 बाई एप्सिलॉन नॉट R जो होता है वह इसकी वैल्यू जो होता है 1/9 है, तो आप सोच सकते हो कि 1 फैरेड कैपेसिटर की स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस कितनी होनी पड़ेगी। तो R की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी फॉर C टू बी 1 फैरेड, 9 into 10⁹, since 4 pi epsilon naught is equal to 1/9 into 10⁹. R must be 9 into 10⁹ meter for its capacitance to be 1 farad। ये बात समझ में आई आप लोगों को? 9 into 10⁹ बहुत बड़ा अमाउंट है मीटर में, क्योंकि अर्थ की रेडियस भी जो होती है वो 6400 किलोमीटर ही है। तो अर्थ से भी काफ़ी बड़ा जो है कंडक्टर होना पड़ेगा फॉर इट्स कैपेसिटेंस टू बी 1 फैरेड। सो फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट। कॉमनली जो है हम जिन कैपेसिटेंसेस से डील करेंगे दे विल बी इन माइक्रो फैरेड और नैनो और पिको फैरेड। तो ये जो है हमने देखा कि कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो कैसे डिफाइन होती है, C इज इक्वल टू Q बाय V से। तो ये हमने बात करी सिंगल कंडक्टर की, बट जब हम इसके प्रैक्टिकल यूज की बात करते हैं कि हाउ इज कैपेसिटर प्रैक्टिकली यूज, तो हम आते हैं अरेंजमेंट ऑफ 2 मेटेलिक कंडक्टर्स पे। तो कैपेसिटर्स जिन्हें हम बोलते हैं प्रैक्टिकल डिवाइस, उनमें क्या होता है, 2 कंडक्टर्स का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स charged oppositely to store energy in the form of electric field। तो कैपेसिटर्स जो है प्रैक्टिकल डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम ऑपोजिटली उन कंडक्टर्स को चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी उनमें स्टोर कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या होता है 2 कंडक्टर्स के अरेंजमेंट का, वो देखें हम कि जब एक कंडक्टर है पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके नियर नेगेटिव चार्ज लाने पे क्या होता है, उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। तो पोटेंशियल कम हो जाएगा तो क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाई V से उसकी कैपेसिटेंस जो है अरेंजमेंट की बढ़ जाएगी। C इज इक्वल टू Q बाई V से V डिक्रीज होगा तो C बढ़ जाएगा। तो ये जो बेनिफिट होता है कि भाई 2 कंडक्टर्स का अरेंजमेंट होता है, इन्फिनिटी से
चार्ज लाके डिपॉजिट करने के बजाय ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होता है, हम एक कंडक्टर से उठा के चार्ज दूसरे कंडक्टर पे रख दें, और वो हम इजीली बैटरी से कर सकते हैं। तो बैटरी से दो कंडक्टर्स के अरेंजमेंट को कनेक्ट करके क्या करता है, बैटरी एक से उठा के दूसरे पे रख देती है चार्ज, और उससे क्या होता है, इक्वल अपोजिट चार्ज दोनों कंडक्टर्स पे क्रिएट हो जाता है, और इसके जरिए फिर क्या करते हैं हम, उसमें एनर्जी स्टोर कर पाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि कैपेसिटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला इसमें है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके पहले आप ये समझ लो कि कैपेसिटर के लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट कैपेसिटर, इस तरह से। तो ये दो इक्वल लेंथ की पैरेलल लाइन से जो है कैपेसिटर को सर्किट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के लिए हम यूज किया करते थे इस तरह का सिंबल, ये रेजिस्टेंस के लिए हुआ था, वैसे कैपेसिटर के लिए ये होता है। बैटरी के लिए क्या था, ये था। तो इसमें भी दो पैरेलल लाइन होती है, बट एक छोटी एक बड़ी होती है बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कैपेसिटर के लिए दो लाइन जो होती है पैरेलल वो इक्वल लेंथ की होती है। ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंट सिंबल दैट वी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे हम जब आते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम प्लेट्स का एरिया ए मान लें, गैप उनके बीच में स्मॉल रखा जाता है, लेट्स से वो डी है। तो ऐसे अरेंजमेंट को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां से बैटरी उठा के चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पे तब तक डिपॉजिट करते रहती है जब तक कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर ना हो जाए। ये आप पढ़ चुके हो। और इस क्यू की टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए तो सिग्मा हो गया, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता है कि जब दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और वो इक्वल अपोजिट चार्ज कैरी करती हैं, तो वो फेसिंग साइड्स पे चार्ज होता है, क्योंकि आउटर फेसेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, सम अपॉन 2 से 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, या तो दोनों का अलग अलग लिख के वेक्टर सम कर सकते हैं, और या फिर कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट उससे लिख सकते हैं। तो मैंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से लिख लिया, तो ये ई हो गया। और v कैसे लिखेंगे, ई इंटू डी से। तो q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं, q बाय v से। क्या बनेगा q बाय v, एप्सिलॉन 0 a बाय d। तो ये जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कि उसकी प्लेट का एरिया a हो, प्लेट्स के बीच में गैप d हो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन 0 a बाय d से। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एप्सिलॉन 0 a बाय d। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। प्लेट का एरिया a ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, बीच का गैप कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को
हमने यूनिफॉर्म मान के, गैप स्मॉल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म माना जा सकता है, हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो ये हमने बात करी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसका फॉर्मूला क्या निकला, एप्सिलॉन 0 A बाय डी। ये आप ध्यान रखें कि जैसे R होता है V और I का रेशियो, बट फॉर अ गिवन कंडक्टर R न V पे डिपेंड करता है न I पे, R डिपेंड करता है रो L अपॉन A पर। एक मटेरियल जिसका वो कंडक्टर बना हुआ है उसकी लेंथ और एरिया के ऊपर किसी कंडक्टर की कैपेसिटर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि C जो होता है कैपेसिटेंस अरेंजमेंट की प्रॉपर्टी है, वो उस पर प्रेजेंट चार्ज है उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। C डिपेंड करता है किस तरह से उसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, प्लेट का एरिया क्या है, प्लेट्स के बीच में गैप क्या है, और हम आगे देखेंगे उनके बीच में मीडियम। अभी हमने वैक्यूम मान रखा है, आगे हम देखेंगे कि मीडियम यदि वैक्यूम नहीं है, कोई और हो, माइका या वुड या पेपर, कोई रख देने से क्या होता है कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है से हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखते हैं। तो आगे जो है हम बात करेंगे कि व्हेन सम अदर मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स हाउ कैपेसिटेंस चेंजेस। तो अभी हमने बात करी है किसकी, जब प्लेट्स के बीच में एयर है, व्हेन एयर इज बिटवीन द प्लेट्स, एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। तो एयर फील्ड कैपेसिटर बोल सकते हैं। तो एयर फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन 0 A बाय डी, यदि वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो। ओके, दूसरा टाइप के कैपेसिटर की हम बात करते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो होलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जो हैं, दो कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं और इनको हम ऑपोजिटली चार्ज करते हैं। तो V वोल्ट की बैटरी से जैसे हमने कनेक्ट किया, तो बैटरी क्या करेगी, यहां से उठा के चार्ज दूसरे पर रखेगी जब तक कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं हो जाता। तो मान लिया इसमें प्लस Q चार्ज आ गया, इसमें माइनस Q चार्ज आ जाएगा। अब हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस इसका Q की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम लिखेंगे तो क्या तरीका आपके पास, एक तरीका तो गॉस लॉ का है, क्योंकि ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हम r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखकर या तो इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का है कि आप इसका पोटेंशियल लिख लो और इसका पोटेंशियल लिख लो और पोटेंशियल फिर डिफरेंस निकाल लो। तो इसका अंदर वाले का पहले अपन पोटेंशियल लिखें, ए बोल देते हैं, वी ए। क्या होगा, इसके खुद की वजह से पोटेंशियल ए क्यू अपॉन ए, और बाहर वाले की वजह से इसका पोटेंशियल माइनस के क्यू अपॉन बी। ओके, और बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस वाले की वजह से इस पॉइंट में पोटेंशियल के क्यू अपॉन बी, और बाहर वाले की वजह से उसका पोटेंशियल माइनस के क्यू अपॉन बी, जीरो हो जाएगा। होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए बी का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम
पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, V इक्वल टू वी ए माइनस बी बी, क्या आया, के क्यू 1/a माइनस 1/b। ओके, C निकालने के लिए हम Q बाय V करेंगे, K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दें तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर B माइनस ए। तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगी स्फेरिकल कैपेसिटर की, जहाँ ए और बी स्मॉलर और लार्जर स्फीयर्स की रेडियस हो गई। हियर A and B are radius of smaller and larger spheres. Spherical conductors. Okay. यहां पर यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यदि दोनों के बीच में गैप बहुत स्मॉल हो, बी और ए का डिफरेंस डी मान लें, गैप बहुत स्मॉल हो, तो हम ए बी को क्या मान सकते हैं, नियरली इक्वल मान सकते हैं, और उनका प्रोडक्ट फिर क्या हो जाएगा, ए और बी नियरली आर हो गया तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा और बी माइनस ए उनके बीच का गैप डी हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिजल्ट के अंदर एप्सिलॉन 0 ए बाई डी से मिलता जुलता हो जाता है, और वो लॉजिकल भी है कि जब गैप बहुत स्मॉल होगा, एरिया नियरली इक्वल होगा, तो हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले से रिलेट कर पाएंगे। तीसरा टाइप का कैपेसिटर आता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में दो कोएक्सियल होलो कंडक्टर्स होते हैं, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, एल लेंथ के मान लेते हैं, अंदर वाले की रेडियस ए है, बाहर वाले की रेडियस बी मान लेते हैं, और इनको हम बैटरी से कनेक्ट करके सोचेंगे कि बैटरी जो है जब यहां से उठा के इस पे चार्ज रखेगी प्लस क्यू माइनस क्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा। ये तो हमें पता है कि बाहर वाले के अंदर चार्ज होगा और अंदर वाले के बाहर चार्ज होगा, कंडक्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर पोटेंशियल की बात हम दोनों कंडक्टर्स को लिख के नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज का पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है। फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हम पोटेंशियल के लिए इनफाइनाइट को रेफरेंस ले सकते हैं। तो हमें आर दूरी पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तो लैम्डा लिखे हम, क्यू बाय एल हो जाएगा लैम्डा, और ई क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल चार्ज का क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर, ये ई होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस V जो है माइनस ई डॉट डी एल से लिखेंगे हम। अब ये ध्यान रखो कि क्योंकि हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स ए से बी पे जा रहे हैं, तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल आएगा, और हमें ए हायर पोटेंशियल पे है, इसलिए वो क्या है, क्वांटिटी नेगेटिव मिलेगी। तो हम बाद में उसका मैग्नीट्यूड लेके क्यू में उसको डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखें 2k लैम्डा बाई आर डी आर। तो ई की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए कॉस थीटा 1 हो जाएगा। और हम कहां से कहां तक जा, आर की लिमिट्स ए से बी तक।
तो 2 k q बाय l, और ln r हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं अपन, ln v बाय a, ये माइनस साइन आएगा और हमें मॉड से मतलब है, तो q अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा v कितना हो जाएगा, 2k हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln v बाय a। तो ये जो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो जाएगी। k को हमने क्या लिख लिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो 2k क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q बाय डेल्टा v जब करेंगे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln v बाय a। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ cylindrical capacitor। ओके, तो ये जो है 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं हमने देखे। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका फॉर्मूला था एप्सिलॉन 0 a बाई डी, उसके बाद देखा था हमने स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, और तीसरा कैपेसिटर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई। सबको आप डायमेंशनली आप देख सकते हो, डायमेंशन सबकी सेम आ रही है। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर की। ये तो हमें पता है कि कैपेसिटर पे जब चार्ज होता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा है एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, उसका एक्सप्रेशन हम उसके प्लेट्स पे प्रेजेंट चार्ज और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के टर्म्स में डिराइव करते हैं। एनर्जी stored in a charged capacitor। तो ये हमने देखा है कि किसी कंडक्टर पे जब चार्ज को हम ट्रांसफर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, और वो हमने कैसे निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस से निकाला था कि कितना वर्क इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट करना पड़ेगा, वो क्यू डेल्टा वी से दिखता है। तो यदि हमारा कैपेसिटर पे एक प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट स्टेट ले रहे हैं अपन, एंड बैटरी सपोज ट्रांसफर्स डी क्यू चार्ज from one plate to the other plate, the work that will be required will be delta V into dq. This is the work against electric forces that will be required. अब डेल्टा V को itself जो है हम इस पे प्रेजेंट चार्ज के प्रोपोर्शन में बोल सकते हैं। कि इस पे जो प्रेजेंट चार्ज होगा उस पे जो है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा। तो जो चार्ज को ट्रांसफर करते जाने पे हम जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इंक्रीमेंटली जो है ज्यादा वर्क जो है हमें करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में हम देखते हैं कि स्ट्रेचिंग फोर्स जो होता है वो बढ़ता जाता है, और हर dx अमाउंट स्ट्रेच करने में हमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है। तो kx इंटू डी एक्स करके जैसे हम स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी इंटीग्रेट करके निकालते हैं, वैसी ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वर्क है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इटसेल्फ चार्ज प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको इंटीग्रेट करके जो वर्क दैट विल बी रिक्वायर्ड उसकी बात कर सकते हैं। जीरो टू क्यू, फाइनल चार्ज क्यू मान लेते हैं, कितना आएगा, 1/c निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर बाय 2, और ये जो अमाउंट आया क्यू स्क्वायर बाय 2c
इसे हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो किससे कैलकुलेट करिए, बैटरी ने कितना वर्क करा व्हेन इट ट्रांसफर्स चार्ज फ्रॉम इट्स वन प्लेट टू अदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ, विच वी आर कॉलिंग एज स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर। हमने एक और चीज पढ़ी थी कंडक्टर्स में कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, और उससे हमने सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करना सीखा था। यहां पर हम उस चीज को चेक कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फाइनल चार्ज क्यू होने पर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और यदि हम प्लेट्स का एरिया ए मान रहे हैं और गैप डी मान रहे हैं, तो वॉल्यूम जो है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा एडी बोलेंगे। तो यदि एनर्जी डेंसिटी को हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बोले, क्योंकि ई कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, हम जस्ट वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, एनर्जी स्टोर्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वो देखें कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, सिंस एप्सिलॉन 0 a बाय डी इक्वल टू c। तो ये जो एक ऑल्टरनेट वे हमने देखा, एक तरीका तो क्या था, चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, एक तो उस तरीके से निकाला, और एक दूसरे तरीके से कैसे निकाला, एनर्जी जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में उसकी डेंसिटी लिखकर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जिस वॉल्यूम में वो एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये दो तरीके से हमने क्या निकाला, चार्ज कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी निकाली, इसको Q इक्वल टू CV लिखकर हम और क्या बोल सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर। तो दो तरह से इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो, या तो Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ CV स्क्वायर। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस। जैसे रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा था, रेजिस्टर्स कैन बी कंबाइंड इन अ सर्किट इन वेरियस वेज, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। वैसे ही कैपेसिटर भी एक से ज़्यादा जो है हम सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, और पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं। जब इस तरफ कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरे कैपेसिटर की एक प्लेट कनेक्टेड हो और उस जगह पे और कोई दूसरा कनेक्शन ना हो, तो दो कैपेसिटर सीरीज में कहलाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम निकालना चाहते हैं कि इनका C इक्विवेलेंट क्या होगा। इफ वन सिंगल कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड for this combination, what will be the
सी इक्वलेंट फॉर दैट कैपेसिटर। तो इसका क्राइटेरिया जो है वो ये होना चाहिए कि जो या तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो दोनों मिलकर स्टोर कर रहे हैं वो ये अकेला कर पाए, जब पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस वो कनेक्टेड है वो सेम हो। तो हम या तो सीरीज होने पर बैटरी से अटैच इसे करके सोचें कि बैटरी इसमें उतना ही एनर्जी स्टोर करेगी जितना सेम बैटरी सी इक्विवेलेंट में अक्रॉस कनेक्ट होने पे स्टोर कर रही। तो जब बैटरी को हम इससे कॉम्बिनेशन के क्रॉस कनेक्टेड मानेंगे तो बैटरी यहां से चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से लेकर इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट कर देगी, तब तक जब तक कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी के ईएमएफ के बराबर नहीं हो जाता। ये जो प्लेट्स आइसोलेटेड है इनमें चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे अपोजिट, और हम इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 कैसे लिख पाएंगे? Q बाय C1 और Q बाय C2 से, जिनका कि सम जो है वो क्या होगा? बैटरी वोल्टेज V के बराबर होगा। तो हम इसको Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 लिखें, और यहां पर भी जो चार्ज होगा बैटरी उठा के यहां से यहां रखेगी तो वो सेम होना चाहिए यदि एनर्जी स्टोर सेम है। वो हम आगे देखेंगे कि ओके। तो ये जो है हमें दे देगा चार्ज इससे हम लिख सकते हैं दोनों में स्टोर्ड एनर्जीज Q स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C2। ओके, तो ये एनर्जी कितनी आ रही है? 1/C1 प्लस 1/C2। आप चाहो तो यहां से लिख सकते हो 1/C1 प्लस 1/C2 कितना है? V बाय Q के बराबर। कितना बना ये? हाफ QV। अब यहां पर हम बात करें कि प्लेट यहां से चार्ज इसने यहां रखेगा तो Q कितना होगा? Q डैश विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 C इक्विवेलेंट। क्या लिख सकते हैं आप? C इक्विवेलेंट V होल स्क्वायर अपॉन 2 C इक्विवेलेंट से क्या बन जाएगा? हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर। दोनों को हम इक्वल कर दें और Q की वैल्यू जो है यहाँ पे हम V तो क्या मिल जाएगा? हमें C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। नेक्स्ट इज कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर्स पैरेलल में तब कहलाते हैं जब वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड हो, जैसे कि रेजिस्टेंसेस में हुआ करता था। तो मान लिया हमें दो कैपेसिटर्स हैं
और एक बैटरी वोल्टेज V के अक्रॉस कनेक्टेड। तो इनका इक्विवेलेंट जो है सेम एनर्जी स्टोर करेगा यदि बैटरी वोल्टेज हम सेम रखें तो इसका इक्विवेलेंट जो है C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी ये दो मिलके स्टोर कर रहे हैं उतनी एनर्जी इसको करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, इसमें स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, हाफ C1V²। इसमें स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, हाफ C2V²। मैंने कहा था आप CV² से भी लिख सकते हैं एनर्जी। और इसको हम किसके बराबर कर दें, हाफ C इक्वलेंट इंटू V² के बराबर कर दें। तो उससे हमें क्या मिलेगा, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 मिलेगा। तो कैपेसिटेंस जब पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, दोनों के कैपेसिटेंस के सम के बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस से उल्टा है एक तरह से, कि रेजिस्टेंसेस में क्या हुआ करता था, जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती थी तो R इक्विवेलेंट क्या होता था, R1 प्लस R2। और कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। तो एक तरह से उल्टा है, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे तो R इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और कैपेसिटर अब जब पैरेलल में है तो उसके लिए C इक्विवेलेंट कैसे लिखा जा रहा है, C1 प्लस C2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में उल्टा होता है। ये दो से ज्यादा के लिए भी हम लिख सकते हैं। यदि 3 कैपेसिटर्स होते हैं सीरीज में तो 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। और 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो उनमें वोल्टेज डिवाइड होती है, और कैपेसिटर जब पैरेलल में होंगे तो उनमें चार्ज डिवाइड होगा। हम इसमें ये भी कह सकते थे कि जो इंडिविजुअली दोनों चार्ज स्टोर कर रहे हैं Q1 और Q2 उसके सम के बराबर इक्विवेलेंट कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर रहा होगा। यहाँ पर यदि चार्ज हम माने Q1 स्टोर्ड है तो क्या लिखा जाएगा, C1V। यहाँ पे चार्ज स्टोर्ड है Q2 तो वो लिखा जाएगा C2V। और टोटल चार्ज कितना स्टोर कर रहा होगा ये, Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2 इंटू V। और ये कितना स्टोर कर रहा है, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो आप देख सकते हो कि C इक्विवेलेंट क्योंकि C1 प्लस C2 के बराबर है इसलिए ये भी उतना ही चार्ज स्टोर कर रहा है जितने दोनों मिलके कर रहे हैं। ओके, तो कैपेसिटर जब पैरेलल में होता है तो चार्ज डिवाइडेड होता है और इक्विवेलेंट दोनों के टोटल के बराबर चार्ज स्टोर करता है। और पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड होती है और चार्ज जो होता है वो कैपेसिटर यदि अनचार्ज हो तो सेम होता है। ओके।